जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया चैप्टर गुरुत्वाकर्षण जो है ये 4th चैप्टर होगा। ठीक है, हमने इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, 3 और वीडियो बन चुके हैं। ये चौथा वीडियो होगा। ठीक है, चौथा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। इससे पहले 3 वीडियो बन चुकी हैं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, एकदम सिंपल सा समझे तो कोई पिंड जो है दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है, जो आकर्षण बल लगाता है, उसी बल को क्या बोलते हैं, आपका गुरुत्वाकर्षण। और इसका जो परिभाषा, जो उसका जो फोर्स होता है, उसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण परिमाण को एम से शो करेंगे। ठीक है, पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान, ठीक है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये परिमाण के लिए एम नहीं, ये मास के लिए एम है एक्चुअल में, सॉरी, है ना। तो उनके बीच का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे दिया है एफ इज, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू m1 डॉट m2, यानी m1 into m2 upon r square, where the m1 is the mass of the first object and the second m2 is the mass of the second object. Okay, and the r square is goes to the radius of the distance between the two objects. Okay, तो ये जो है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो जैसे जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा एफ का मान कम होगा, जितना जितना मास होगा उतना उतना उसका जो है क्या होगा, फोर्स जो है ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस साइन को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग को एक नियतांक लेना होता है, नियतांक लेना होता है जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। यह नियतांक जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, जिसकी वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता होगा तो शेयर कर दीजिएगा उन तक जिनको सच में पढ़ने की इच्छा होगी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक, गुरुत्वाकर्षण को किसने प्रतिपादित किया? सर आइजक न्यूटन ने प्रतिपादित किया। और ये कौन सी बुक में मिलता है हमको? द प्रिंसिपिया बुक में। इसके बारे में उन्होंने पूरी तरीके से वर्णन किया है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने प्रतिपादित किया? सर आइजक न्यूटन। कौन सी बुक में मिलता है? प्रिंसिपिया बुक में मिलता है। या ये याद रखिएगा, द प्रिंसिपिया जो बुक है किसने लिखी थी? न्यूटन ने लिखी थी। चलिए देखते हैं, वह बल जिसके द्वारा ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड तथा कण को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने का जो गुण पाया जाता है, उसी गुण को ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। और ये पृथ्वी के ऊपर से आने वाली किसी भी वस्तु को क्या है, अपनी ओर आकर्षित करता है। यही गुण है आपका गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए, ग्रह से संबंधित कैपलर ने 3 नियम दिए थे, एक प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम नियम क्या बोलता है कि किसी दीर्घवृत्ताकार पथ में जब कोई ग्रह मूव करता है तो इसमें दो फोकस बिंदु बनते हैं ना। दीर्घ वृत्ताकार पथ का 2 फोकस बिंदु बनते हैं। तो किसी एक फोकस बिंदु का जो पॉइंट होता है वो सूर्य होता है, और इसी फोकस बिंदु के चारों ओर जो है क्या करता है, कोई ग्रह उसका चक्कर लगाता है। दूसरा जो है इसमें दिया हुआ, उसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं उसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ याद करने के लिए। द्वितीय नियम क्या बोलता है कि सूर्य का जो फोकस, सूर्य क्या है, फोकस पॉइंट में है ना, फोकल पॉइंट में मान लो यहाँ पे सन है, तो इससे जो डिस्टेंस रहेगा किसी ग्रह का, और फिर वो क्या है मूव होते जाएगा, तो वो जो भी डिस्टेंस रहेगा, तो जो भी क्षेत्रफल वो कवर करेगा एक नियत समय में, वो क्या होगा, एक नियत समय में जितना भी क्षेत्रफल कवर करेगा वो हमेशा समान होगा, क्योंकि उसका जो क्षेत्रीय वेग होता है वो नियत होता है। ठीक है, घूमने का जो स्पीड है वो नियत रहता है, इसीलिए। और तृतीय नियम बोलता है कि जो उसका परिक्रमण काल है, वो जो घूमता है ना, उसका परिक्रमण काल उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्ष के अर्ध दीर्घ, अर्ध दीर्घ मतलब ये दीर्घवृत्ताकार पथ हो गया, इसके अर्ध दीर्घ, ठीक है, अर्ध दीर्घ का कक्ष के
अक्ष अक्ष के तृतीय घात यानी क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष, ठीक है, वो सेंटर मान लो यहाँ पे हो गया, ठीक है, उस अक्ष की तृतीय घात के बराबर होगा, ठीक है। तृतीय घात मतलब जिसको देखो यहाँ पे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, तृतीय घात मतलब क्यूब होता है, ठीक। तो यही बोला है केपलर का 3 नियम। तो यदि पृथ्वी की जो वर्तमान जो चाल है ना, मान लो पृथ्वी जो घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, अगर इसकी स्पीड जो है बढ़ जाए तो जो इक्वेटर है ना, अर्थ का इक्वेटर किसको बोलते हैं, इक्वेटर यानी जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में, अक्षीय भागों में है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे वो डिवाइड करने वाला जो इक्वेटर होता है, ठीक है, इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेटर, को हम लोग हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं, जहाँ पे भार शून्य हो जाएगा, भार जो है वैल्यू शून्य हो जाएगा अगर उसकी स्पीड जो है अभी वर्तमान स्पीड से 17 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक। ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उपग्रह किसे बोलते हैं, यानी किसी ग्रह के चारों ओर जब कोई पिंड, ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर जब कोई पिंड क्या है उसके चक्कर लगाता है तो उसको, उस पिंड को उपग्रह बोलते हैं, उस ग्रह का उपग्रह बोलते हैं, ठीक है, जैसे चंद्रमा, ठीक। और सेकेंड चीज बोलता है उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, कितना ऊंचे पे है उस पर निर्भर करेगा। तो तीसरा जो चीज़ है वो बोल रहा है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका जो कक्षीय चाल है वो कम हो जाएगा। और चौथा बात बोल रहा है कि कक्षीय चाल द्रव्यमान पे, मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो उपग्रह का परिक्रमण काल का परिभाषा है कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल, ठीक, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। अब उपग्रह की कक्षीय चाल क्या है, किसी पिंड के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रह की चाल को ही क्या बोलते हैं, उपग्रह की कक्षीय चाल बोलते हैं। एकदम सिंपल है ना, किसी पिंड के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रह की चाल, यानी ये पृथ्वी है और उसके चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, ठीक है। तो वृत्तीय कक्षा में क्या है, वो परिक्रमा कर रहा है और जिस चाल से वो चल रहा है उसको उसकी कक्षीय चाल बोल देंगे, सिंपल सी बात है। जिसको सूत्र से वी ओ इक्वल टू आर ई रूट ओवर जी अपॉन आर बोलते हैं, जहाँ पे वी ओ जो है आपका वेलोसिटी है, कक्षीय चाल है ना, ऑर्बिटल उसका, आर ई जो है आपका अर्थ का रेडियस है, ठीक। उसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या या किसी ग्रह की बोल सकते हैं, यहाँ पे जी जो है गुरुत्वीय नियतांक है, गुरुत्वीय त्वरण है, सॉरी, ठीक है। गुरुत्वीय नियतांक को कैपिटल जी और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और आर जो है आपकी स्मॉल आर यहाँ पे है ना, कक्षा की त्रिज्या है, जो कक्षा है ना उसकी त्रिज्या है, ठीक। चलिए, अब बोलता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण एकदम सिंपल है, ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, यहाँ से कोई भी चीज़ जब नीचे गिरती है ना, जो वो त्वरण अचीव करती है उसी को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। एकदम सिंपल, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा क्योंकि ये भी तो त्वरण ही है ना। पृथ्वी की तल पर जो पृथ्वी की जो तल है ना उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमने देखा था, त्वरण का मान जो है विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे क्या होगा, सबसे कम होता है। और पृथ्वी, ये आपका अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर पे सबसे कम होता है त्वरण का मान, और अर्थ की पोल्स पे, ठीक है, पोल्स पे उसका मान सबसे ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ का, ठीक। पृथ्वी के घूर्णन के मान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जो जी है ना, जी, ये जो जी है गुरुत्वीय त्वरण, वह क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के मान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब उसका जो घूर्णन है ना, जितना ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा घूर्णन करेगा उतना ज़्यादा जी का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, ठीक। तो जी, कैपिटल जी का स्मॉल जी से संबंध क्या है देखो, तो गुरुत्वीय त्वरण जी इज इक्वल टू कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक एम
यानी आपका मास ऑफ द अर्थ एम मास ऑफ द अर्थ एंड आर ई, इट मीन्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। यही शो करता है दोनों के बीच का क्या बोलना चाहिए संबंध। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जी इज़ प्रपोर्शनल टू जी। ठीक है, ध्यान देंगे जब भी एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ेगा गुरुत्वीय नियतांक बढ़ेगा, जब भी गुरुत्वीय नियतांक बढ़ेगा जी की वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। सिंपल सी बात है, ये कई बार पूछ चुका है। मान लो रेडियस को बढ़ा देते हैं तो रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कम हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे आपका ये याद करने के लिए ना आप सिंपल से एक चुंबक को याद कीजिए। यानी एक एक चुंबक है, मान लो ये यहाँ पे एक चुंबक है, तो ऐसा चुंबक मान लो बार मैग्नेट समझ जाते हैं। ये बहुत आसान है याद करना। ये एन पोल हो गया, एस पोल हो गया। अर्थ में भी होता है ना, इधर एन पोल इधर एस पोल। अब क्या है, कोई भी चीज़ यहाँ से हम लोग गिराते हैं तो इस वाले पोर्शन में या इस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा बल के साथ में आके चिपकते हैं। वही चीज़ बोल रहे हैं ना कि उनके ध्रुवों पे क्या होता है, सबसे अधिक होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वीय त्वरण क्यों ज़्यादा होगा भाई, जहाँ पे जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतने ज़्यादा ये इतनी स्पीड से ही इधर पे आएगा, यानी उतनी ही स्पीड से वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन जो उसका होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो इस जगह पे वो आकर्षित थोड़ा कम होगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। ये क्या है, बीचों बीच विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। ठीक है, वैसे ही घूर्णन के मान के वृत्त का समानुपाती होता है। अब इसको रिलेट तो नहीं करते, इस वाले सूत्र से देखते हैं। जी जो है डायरेक्ट डिपेंड करता है एम पे। जैसे ही अगर पृथ्वी का मान मास बहुत ज़्यादा होता, ठीक है, वजन ज़्यादा होता है, तो उसका एक्सेलरेशन कोई भी चीज़ को खींचने का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, बड़ा चुंबक बड़ा खींचेगा, रेडियस बढ़ेगा, ये जो रेडियस है ना, ठीक है, वो बढ़ेगा तो उसका मान जो है कम होगा ही होगा। ठीक है, वो भी ठीक, और ये हो गया ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को एक चुंबक की तरह मानिएगा और सब चीज़ इमेजिन कीजिएगा, बहुत आसान हो जाता है कोई भी चीज़ को समझना पृथ्वी को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं विशेष। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जिस जो वस्तु के भार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के कारण वस्तु के भार में परिवर्तन हो जाता है। कैसे कैसे देखते हैं, पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार किस पे डिपेंड करता है, पहला ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है। ठीक है, ध्रुव मतलब पोलर्स जो होते हैं ना, ठीक है, उस जगह पे ज़्यादा होता है, अभी पढ़ा हमने। पृथ्वी की केंद्र पर शून्य होगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा और पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा। वही तो पढ़े थे ना, ऐसा गोल बना दी थी भूमध्य रेखा, पोल्स में सबसे ज़्यादा, बीच में सबसे कम, और इसके सेंटर पे केंद्र पे सबसे कम, यानी शून्य के बराबर होगा। ठीक, वही चीज़ है, वही चीज़ हम लोग लिफ्ट में देखते हैं। मान लो एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट ऐसा बना दिया, लिफ्ट में आदमी लोग चढ़ा देते हैं, चलो ये 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 चढ़ा दिया। अब जब लिफ्ट जब त्वरित वेग से ऊपर की ओर जाती है तो हाँ, व्यक्ति को क्या है, अपना जो भार है वो बढ़ा हुआ लगता है। आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये लिफ्ट क्या है, ऊपर की ओर भाग रही है, तो क्या लगेगा उसको कि उसका जो वेट है वो बढ़ गया, वो नीचे की ओर होने लगेगा और वेट जो है बढ़ा हुआ उसको प्रतीत होगा। ठीक, वैसे ही देखते हैं जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर आएगी, जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो आदमी हल्का महसूस करेगा, ऊपर उड़ रहा है ऐसा लगेगा। वैसे ही जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगी तो आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए लिफ्ट का जो स्पीड होता है बहुत कांस्टेंट होता है, एकदम फट से क्यों नहीं चला जाता ट्रेन की स्पीड से। क्या उतने स्पीड अचीव नहीं किया जा सकता, क्या आसान से किया जा सकता है। मोटर ही तो लगाना है स्पीड वाली, गियर लगा दो, होगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, जब लिफ्ट नीचे उतरती है डोरी टूट जाएगी, एक
लिफ्ट है और इसमें जो केबल लगा हुआ है मान लो टूट गया, तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से ये नीचे आएगा। तेज़ी से नीचे आने के कारण व्यक्ति को अपना जो भार है बहुत शून्य सा प्रतीत होगा। ठीक है, वो हवा में लेविटेट कर रहा है, घूम रहा है, ऐसा उसको प्रतीत होगा। वैसे ही जब लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण अधिक हो जाए तो लिफ्ट की छत से जाके टकरा के हवा में तैरने वाला जो उसको वो तैरने लगेगा। मतलब लिफ्ट बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, आदमी जो है ऐसे तैर रहा है और ऊपर छत पे जाके चिपक जाएगा। ये सब गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। ठीक, लेकिन लिफ्ट की जो केबल है वो टूटेगी नहीं है, उसमें बहुत सारे सेफ्टी अरेंजमेंट रहते हैं। टूट भी गया तो इतनी तेज़ी से वो कभी नीचे नहीं आएगा, उसमें डैम्पर्स लगे होते हैं। और मान लो डैम्पर्स ख़राब हो गए, सेफ्टी अरेंजमेंट सब ख़राब हो गया, लॉकिंग जो उसका सिस्टम होता है वो ख़राब हो गया, सबसे नीचे जहाँ पे जाके वो रुकता है वहाँ पे बड़े बड़े शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, स्प्रिंग्स लगे होते हैं। तो जाके जैसे ही वो नीचे पे एकदम से टकराएगा ना, तो भी क्या है, उसमें ज़्यादा झटका नहीं लगेगा, वो स्प्रिंग बॉल की तरह उछल जाएगा, समझो ऐसा। ठीक, तो हर तरीके की सेफ्टी होती है। ऊपर से गुरुत्वीय त्वरण का की निर्भरता किस पे करती है, तो ऊपर से मुक्त रूप से जब वो पृथ्वी पर गिरने लगेगी तो वस्तु में जो भी त्वरण उत्पन्न होगा उसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। यह केवल हवा वायुमंडल की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन जब वस्तु द्रव्यमान अथवा आकृति पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखेंगे, ये बोलना क्या चाहता है कि कोई वस्तु ऊपर से जब नीचे गिरती है ना, तो इसके बीच जो वायुमंडल हमारा जो पाया जाता है ना, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है इसका त्वरण कैसा होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, बहुत तेज़ी से होगा, बहुत धीमा होगा। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ना कि वस्तु का जो वजन। यानी एक लोहे का 1 किलो का हम लोग पार्ट ले लेंगे और एक छोटी सी रुई रुई या माचिस की डिब्बी ले लेते हैं, माचिस की डिब्बी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये दोनों वायुमंडल के सापेक्ष में जब गिरते हैं नीचे, तो इसका वजन बहुत ज़्यादा है, इसका वजन कम है, तो कौन पहले नीचे गिरेगा? ये पहले नीचे गिरेगा, ये बाद में नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल है ना, वो उसको क्या करता है, घर्षण वहाँ पे पैदा होता है। ये बहुत ज़्यादा वजन होने के कारण जो वायु का जो प्रतिरोध है ना, उसको क्या करेगा, बहुत जल्दी तोड़ देगा और नीचे आएगा। लेकिन जो माचिस की डिब्बी है वो तुरंत नहीं तोड़ पाएगी, या माचिस की डिब्बी की जगह पे हम लोग कागज ले लेते हैं, कागज। कागज तब समझ में आएगा, एक कागज, पेपर ले लेते हैं, पेपर। तो क्या है, ये बहुत जल्दी नीचे आएगी, ये धीरे से, क्योंकि हवा में वो क्या होगी, तैरने लगी और धीरे धीरे नीचे आएगी। तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। वही चीज़ बोल रहे हैं, वायुमंडल की उपस्थिति पे निर्भर करती है, ना कि उसके द्रव्यमान पे। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसको एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो एक माचिस की डिब्बी लेना घर पे और एक छोटी सी रुई ले लेना है, ऐसा दोनों को एक समान ऊंचाई से 2 हाथ में रख लेना और एक साथ गिराना। कौन नीचे गिरेगा पहले? माचिस की डिब्बी नीचे गिरेगी और रुई जो है बाद में गिरेगा। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट को करके देखना, ऐसे माचिस की डिब्बी लेना और माचिस की डिब्बी के ऊपर में इस रुई को ऐसे करके रख देना। ठीक है, चिपकाना विपकाना नहीं, सिंपल रख देना। ठीक है, और थोड़ी कम हाइट से ही टेबल के ऊपर ऐसे थोड़ा सा 1-2 फीट के ऊपर से गिरा के देखना। आप देखेंगे कि माचिस की डिब्बी और जो रुई है दोनों एक साथ उस जगह पे पहुंचेगी, क्योंकि जब से ही माचिस का डिब्बी उसके नीचे में रहता है तो क्या करता है, जो वायु का जो रेजिस्टेंस होता है उसको माचिस की डिब्बी झेल लेती है और हवा के कारण जो है उसका जो त्वरण पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वही चीज़ यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि हवा जो है उसको रोकता है और उसके एक्सेलरेशन को चेंज कर देता है। ठीक, एक्सपेरिमेंट करके देखना, बहुत अच्छा रहता है, मज़ा आता है। चलिए, लेकिन यदि हवा की अनुपस्थिति में वही चीज़, सेम चीज़ ये करके देखना का वो लगे हैं। चलिए, वस्तु का भार। वस्तु का भार क्या होता है? ठीक है, क्या वेट, वस्तु का वेट है, किसी का वेट है, तो उसको हम लोग कैसे समझते हैं? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और
गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को वस्तु का भार बोलते हैं। मान लो उसका मास m है और जो गुरुत्वीय त्वरण g है, इन दोनों का जो क्या बोलना चाहिए गुणनफल होता है वो किसी वस्तु का भार होता है। व्हाट इज द वेट? वेट इज इक्वल टू m into g, where the w is the weight of any material, m is the mass of any material and g is the ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसमें विशेष बात क्या है कि किस वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। ये तो हमेशा अपरिवर्तित होगा, लेकिन जी का वैल्यू चेंज होता है, भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए जो हम बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का वेट हर जगह पे अलग अलग मिलेगा, यानी पृथ्वी पे वेट अलग मिलेगा, चंद्रमा पे वेट अलग होगा, लेकिन मास फिक्स होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पे ही पोल पे जाके देखना वेट अलग मिलेगा, सेम चीज़ का वेट जो है आपके क्या बोलना चाहिए विषुवत रेखा पे अलग मिलेगा। बहुत कम का फर्क दिखेगा, ना के बराबर, लेकिन होता है। पलायन वेग देखो, पलायन वेग क्या होता है, कोई चीज़ लो, पृथ्वी के सतह पे खड़े हो जाए, गेंद लो और इसको इतनी जोर से फेंको कि वो जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसको तोड़ते हुए वो क्या हो जाए, अंतरिक्ष में निकल जाए। तो वह वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी चीज़ को फेंकने पर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्षेत्र से बाहर चले जाती है, उसको उसका पलायन वेग कहते हैं। ठीक, ये पलायन वेग का वैल्यू होता है वी ई इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू 2g, सॉरी एक मिनट, हम्म, हो गया। हम्म, ये होता है वी ई इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2g इंटू आर ई, वेयर द v इज इक्वल टू वेलोसिटी हो गया, पलायन वेग हो गया, रूट ओवर ऑफ 2 गुना किसका, g यानी गुरुत्वीय त्वरण, और रेडियस ऑफ द अर्थ का, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या का। तो पृथ्वी की त्रिज्या पे डिपेंड करता है वेग, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल सॉरी गुरुत्वीय त्वरण जो है, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है उस पर डिपेंड करता है क्या, पलायन वेग। जाहिर सी बात है ना। चलिए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ना पर सेकेंड, नॉट पर आवर, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में पूछ चुका है। पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेप्य कोण पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखिएगा, पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान, यहाँ पे कहीं पे द्रव्यमान है क्या, नहीं है, और प्रक्षेप्य कोण जो हमने देखा था ना, कैसे कौन सी एंगल से फेंकेंगे, वो सब पे डिपेंड नहीं करता। फाइन। अब देखो सस्पेंशन, ये हो गया आपका ये, कोई भी चीज़ को एक सस्पेंशन पॉइंट यानी एक पंखे की तरह, इसको हम लोग क्या कर, पंखा जहाँ पे लटकता है वहीं पे सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे तार के माध्यम से। इस गोले को हम लोग यहाँ पे ऐसे करके लटका दिया। लटकाने के बाद जब इसको इस साइड पे और इस साइड पे ऐसा करके हम लोग जब उसको घुमा देते हैं, तो ये जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है, हमने देखा था लास्ट वीडियो पे, ये होता है दोलन गति। दोलन गति है ना, वाइब्रेटरी मोशन। यही मोशन जो है कई चीज़ों के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सरल लोलक, लोलक यानी आपका वो पेंडुलम, पेंडुलम इंग्लिश में इसको पेंडुलम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो आवृत्ति होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब इस जगह से स्टार्ट होकर यहाँ पे जाना और फिर से अपनी वापस स्थिति में आने पे जो समय, ठीक है, यानी 1 सेकेंड वो जितने बार यहाँ से यहाँ तक अपना कंप्लीट करेगा ना,
वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, जिसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जितने बार वो कंप्लीट करेगा अपना साइकिल, ये यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से फिर वापस, तो ये एक साइकिल कहलाता है। तो जितने साइकिल वो 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो n इक्वल टू 1/2 रूट ओवर ऑफ g अपॉन l। क्या है l, क्या है यहाँ पे, उसका जो लेंथ है ना वो है लेंथ। लेंथ यहाँ पे देखो कौन सा बोला गया है, ये देखो ये प्रभावी लंबाई ये। ठीक, तो यही प्रभावी जो लंबाई होती है ना वही क्या है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। आ गया, ये इस जगह से ऐसे मान लो पहुंचा, ये लेंथ हो गया इसका प्रभावी लंबाई जब वो क्या करेगा, दोलन करेगा। जस्ट अ मिनट। तो n इक्वल टू हाफ ऑफ रूट ओवर g अपॉन l, वेयर द n इज इक्वल टू 1/t टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक दोलन करने में जितना समय लगेगा वो उसके आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, या 1/t इज इक्वल टू n। 2 सेकेंड लोलक, 2 सेकेंड के आवर्तकाल वाला लोलक। सेकेंड लोलक मतलब 2 सेकेंड के आवर्तकाल वाला लोलक को हम लोग सेकेंड लोलक बोलते हैं। तो आवर्तकाल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ l अपॉन g। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट अधिकतम सीमा होता है, ना कि अनंत। ये भी ध्यान रखेंगे। किसी निश्चित स्थान पर सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई बढ़ाने पे आवर्तकाल बढ़ जाएगा और लंबाई घटने पे आवर्तकाल भी क्या होता है, घट जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है ना। ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम यहाँ से ऐसे करके मूव हुआ, ऐसे गया फिर ऐसे गया। अब मान लो ये छोटा होगा तो टिक टिक टिक, और छोटा होगा तो टिक टिक टिक, तो क्या होगा, आवर्तकाल उसका कम हो जाएगा। मतलब अपने एक निश्चित डिस्टेंस को कंप्लीट करने में वो क्या है, कम समय लेगा। छोटा होगा तो ये जो डिस्टेंस कम हो जाएगा तो समय भी कम लेगा, जाहिर सी बात है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे यहाँ से कि एक लड़की झूले पे बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। एक झूले पे लड़की बैठी हुई है पहले, अब वो क्या खड़े हो गई, तो उसका जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या हो गया, जो लंबाई थी ना वो सस्पेंडेड पार्ट से क्या है, अब लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है वो भी कम हो जाएगा आपका। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, यानी धीरे चलती हैं। ये क्यों, क्योंकि इसका जो लंबाई है ना, ये लंबाई मेटल से ही बना है या किसी चीज़ से बना है, तो गर्मी में क्या होगा, माइनर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। लेंथ बढ़ा यानी सुस्त हो गया। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से ट्रैक किया जा सकता है। ठीक, कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है, ये डॉपलर प्रभाव द्वारा है हो सकता है। वैसे ही कक्षीय चाल एवं पलायन वेग का संबंध है। तो कक्षीय चाल, ठीक है, कक्षीय चाल इज इक्वल टू रूट ओवर 2 VO। ठीक है, कक्षीय चाल VO एंड VE इज इक्वल पलायन वेग। यदि किसी उपग्रह की कक्षीय वेग, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 41% बढ़ा दी जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। ठीक, कक्षीय जो चाल है ना उसकी कक्षीय जो वेग है वह बढ़ जाएगा कितना, 41%, तो वो अपने पलायन वेग से बाहर निकल जाएगा। वह भारतीय जिसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, वो हैं आपके ब्रह्मगुप्त। ध्यान रखिएगा।
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। सही, जाहिर सी बात है। वैसे ही अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ऐसी बात है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यहाँ पे एक रॉकेट है, यहाँ से एक सेब फेंक दिया तो जिस वेग से ये आगे बढ़ा है उस वेग से वो भी आगे ही बढ़ेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह अब जितना है उतना उसका चौथा भाग हो जाएगा। ठीक है, दूरी उसके स्थान पर दोगुनी होती यानी जो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने देखा था ना फॉर्मूला, गुरुत्वाकर्षण जो बल है इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। मानो जो ये रेडियस है, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, d ये r जिससे भी शो कर सकते हैं उसके वो दोगुनी हो रही मान लो, तो ये प्रोपोर्शनल ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, दोगुनी हो गई ना, पहले 1 थी अब 2 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा, 1/4। ठीक, पहले पहले क्या थी मान लो, पहले फोर्स था 1, तो 1 का स्क्वायर 1/1, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो गया था। अब क्या हो गया, ये जो वैल्यू है अब दोगुनी हो गई, तो एफ इक्वल टू 1/2 तो एफ इक्वल टू 1/4 है ना, 1/4 हो गया ना, उसका चौथा भाग हो जाएगा, यही बोल रहा है। ठीक, जाहिर सी बात है होगा ही होगा। तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, ध्यान रखिएगा। ये पूछ देगा मान लो कि कोई दो पिंड हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 गुना हो गया, तो उनके बीच जो लगने वाला बल है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या जैसा भी वो क्वेश्चन में पूछ सकता है या ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ओपन है, जैसा भी आपको अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा।